हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी एजुकेशन में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक सिंधु सभ्यता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहले एक लाइन बोल लेते हैं गौरव सर की, ताकि हम सभी मोटिवेट हो सके। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ए थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगर आप भी मज़े चाहते हैं तो आइए करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के कहने पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, काशी युगीन सभ्यता कहा जाता है, धातु काल कहा जाता है और सैंधव सभ्यता कहा जाता है। ये अन्य नाम सिंधु सभ्यता को ही कहे जाते हैं, ठीक है ना। ताम्रपाषाण युग कहा जाता है और प्राकृतिक हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। यह 400 से 500 तक रही और इसका जो केंद्र था वो पंजाब और सिंधु था। पंजाब में जो इसका विस्तार था वो 1299 से लेके 600 वर्ग किलोमीटर तक था। यहाँ पर देखिए, सिंधु सभ्यता को नागरिक ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर नालियाँ ढकी होती थी और घर एक ही लाइन में होते थे, ऐसे मतलब सीधे सीधे, जैसे ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे नालियाँ इधर ढकी हुई होती और यहाँ पर ये जैसे ऐसे घर बने रहते थे सीधे सीधे। यहाँ पर नोट देखिए, इस सभ्यता को मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। दूसरी महाजनपद काल फर्स्ट अन्यत नागरीय सभ्यता को कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के स्थल और इसका क्षेत्र देख लेते हैं। आकार, यह त्रिभुज आकार की थी। सिंधु सभ्यता का जो खोज थी वो 32, जो इसके खोज का काल था वो जॉन मार्शल ने 1931 में यानी 3250 से 2750 BC में पता चला था। पर इन्होंने जब खोजने को मत नहीं कहा था, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ था। पर सामान्य जो इनका खोजने का काल था वो 2350 से लेके 1750 BC तक रहा। और NCERT में जो काल दिया हुआ है वो 2500 से लेके 1750 BC तक दिया हुआ है। तो इनमें से करेक्ट का पता नहीं, कोई सा भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। पर सर बता रहे थे कि वैसे ये देंगे नहीं, पर आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्षेत्रफल नॉर्थ से साउथ जो इसका क्षेत्रफल है 1400 किलोमीटर रहा, और जो क्षेत्रफल ईस्ट से वेस्ट का है वो 1600 किलोमीटर है। पूर्व में जो इसका अंतिम बिंदु है वो आलमगीरपुर है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है वर्तमान। और यह किस नदी के किनारे है, तो ये हिडसन नदी के किनारे है। जो आलमगीरी की खोज थी वो यमदत्त शर्मा ने की थी। अब इधर देखिए वेस्ट में जो इसका लास्ट बिंदु है वो सुतकांगडोर है, जो यह किस नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे है। यह बलूचिस्तान में है। ऑरेंज स्टाइन ने इसकी खोज की थी। नॉर्थ का देखिए, नॉर्थ लद्दाख में मांडवा है, यह अखनूर जिले में है और चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। 1927 में इसकी खोज होती है। साउथ में देखिए दाइमाबाद है, जो कि गोदावरी नदी पर है और यह अहमदाबाद नगर और महाराष्ट्र में है। तो गाइस, ये इसका क्षेत्र था। कुछ इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं जो कि हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। इस बार भी यूपी पुलिस में नदी में से इसका क्वेश्चन बना था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल की संख्या 6 है। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा। कालीबंगा को कालीबंगन या कालीबंगा कहा जाता था। यह काली चूड़ियों के लिए फेमस था। हैशटैग नोट देखिए, धोलावीरा सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को हेरिटेज में 2021 में
विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा की संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घंघर नदी के किनारे पर हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ पे देखिए, लोथर एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट यानी ईंटों पर डिजाइन के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर है, मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल स्नानघर है जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये उसका चित्र है, आप देख लीजिए। उतरने के लिए सीढ़ियाँ नॉर्थ से साउथ में थी, आमने सामने थी। यहाँ पर देखिए, नॉर्थ में जो इसकी लंबाई है वो 14.5 मीटर है, या ये लगभग 11.88 मीटर भी है। बाकी गहराई इसकी 2.43 मीटर है और चौड़ाई इसकी 7.1 मीटर है। साउथ में भी सीढ़ियाँ थी, नॉर्थ में भी सीढ़ियाँ थी, आमने सामने सीढ़ियाँ थी। ये इसकी गहराई थी। ऐसे ही रेक्टेंगल में ये बना हुआ था। अब अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? यह लोथर और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शील पर तीन मुख वाले देवता थे पशुपति। इनका जो ये चित्र था, उसके जो ऊपर आसपास थे वे जो जानवर थे वो थे चीता, सांड, हाथी और भैंस। ये पशुपति जी की मूर्ति उनसे घिरी हुई थी, यानी मूर्ति के में ऊपर से नीचे गोल गोल ये सब जानवर बने हुए थे। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक आंकलन किसका था? तो श्रृंगीन पशु का था। मन के बनाने के कारखाने मिलते थे लोथर और चंदहुदड़ो में। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। अन्य नाम गोमूत्र लिपि थी, सचिलाकार लिपि थी और बेस्टोफेद इंग्लिश में कहा जाता था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए, ये ऐसे चलती थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे चलती थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चलती रहती थी। इसमें जो कुल कितने चिन्ह खोजे गए थे? इसमें 64 चिन्ह खोजे गए थे सिंधु सभ्यता में। सर्वाधिक या ज़्यादा अक्षर किस तरह के थे या किस आकार के थे? तो मछली आकार के थे और यू आकार के थे। पहली पंक्ति दाईं से बाईं लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी, जैसे इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। हैशटैग नोट: लेखन काल की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया सभ्यता और सभ्यता थी। ये सभ्यता का ही नाम है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो वह शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यह बनमाली से मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथर से सैंधवकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मोलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा काहे की बनी होती थी? तो यह सैलखड़ी की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरकता की देवी को मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। इसको धरती माता भी कहा जाता था। वृक्ष पूजा, शिव पूजा का साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिलता है? तो यह सिंधु सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की देन स्वास्तिक चिन्ह है। यह सूर्य उपासना का अनुमान लगता था, मतलब इससे सूर्य उपासना का अनुमान भी लगाया जाता था। हड़प्पा कालीन एकमात्र स्थल कौन सा था? यह कालीबंगान था, अर्थात काली चूड़ियों के लिए भी फेमस था। यह कालीबंगा और कालीबंगान दोनों कहा जाता है इसको। सिंधु सभ्यता में प्रचलित प्रथा कौन सी थी? तो वह प्रथा प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रथा थी।
हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था और यहाँ पर टेराकोटा के सिक्के भी बनते थे। नृत्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला। इस सभ्यता में टोटल कितने स्थल खोजे गए, तो इसमें 2800 स्थल खोजे गए हैं। 2014 में भिडाला खोजा गया जो सबसे प्राचीन स्थल माना गया था सिंधु सभ्यता का। इधर देखिए, चावलों के साक्ष्य रंगपुर से मिले, हाथी के दांत का पैमाना लोथर से मिला, अन्य जल व्यवस्थान ये धौलावीरा से मिले, और ताम्ररत्न कहाँ से मिला, यह दियामाबाद से मिला। हैशटैग नोट देख लीजिए यहाँ पर, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो भारत में बनेगा, मतलब यह फ्यूचर में अभी बनेगा, वैसे घोषणा तो हो गई थी इसकी, पर ये बनेगा। सिंधु सभ्यता के व्यापार देख लीजिए अब, ये आयातित वस्तुएं हैं और ये परदेश है। तांबे का व्यापार खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से, सोने का कर्नाटक, अफगानी और ईरान से किया जाता था, टन का अफगानी और ईरान से किया जाता था, गोमेद का सौराष्ट्र से किया जाता था, लाजवर्त का व्यापार मेसोपोटामिया से किया जाता था और शीशे का व्यापार ईरान से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के स्थल, नदी और खोजकर्ता देख लीजिए। हड़प्पा, हड़प्पा किसके किनारे, रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु के, इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। चंद्रहुदड़ो इसकी, यह सिंधु नदी के किनारे है, मेके ने इसकी खोज 1925 में की थी। कालीबंगा, यह घंगर नदी के किनारे है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज 1951 में की थी। कोटदीजी सिंधु नदी पर है, फजल अहमद ने इसकी खोज 1953 में की थी। रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो यह मादर नदी के किनारे है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। सन इनके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि खोज करता इनकी इम्पोर्टेंट है। देखिए, रंगपुर से रंगनाथ, ये आपको याद हो जाएगा, मदरा नदी के किनारे थी। रोपड़ किसके किनारे था, सतलज के, और इसकी खोज की थी जगदत्त शर्मा ने। भाई जब कोई रोता है तो सब उसको सत देते हैं कि चुप हो जा, रो मत, तो सत से आपको सतलज याद हो जाएगा और रोपड़ से यानी रोने से आपको रोपड़ याद हो जाएगा, और इसकी खोजकर्ता जगदत्त शर्मा हो जाएंगे। इस दत्त से आप याद कर सकते हैं, जैसे बच्चा रोता है फिर उसको सत देते हैं, फिर वो हंस जाता है तो आप कहते हो ज़्यादा दांत मत दिखा, दत्त मत दिखा अपने, तो इससे आपको इस ट्रिक से ये याद हो जाएगा। लोथर भोगवा नदी के किनारे है, लोथर किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज रंगनाथ शर्मा ने की थी 1954 में। इसे आप याद कर सकते हैं भोग से, भोग लो रंगनाथ का, तो भोग से बन जाएगा भोगवा, लो से बन जाएगा लोथर, और रंगनाथ तो आप जानते हैं, नाथों के नाथ तो महादेव को। चलिए नेक्स्ट, आलमगिरीपुर किस नदी के किनारे है, हिडन नदी के किनारे है। इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। इसकी ट्रिक होगी, देखिए, हिडम्बन यानी डायन, आप हिडन को याद कर लो, हिडन को डायन, तो डायन कैसे, जब डायन सामने आ जाएगी तो आप गिर जाओगे, तो यहाँ पे गिर रूट वर्ड है, इससे आप कर लेना आलमगिरीपुर। और जब आलमगिरीपुर यानी आप गिर जाओगे तो आप उसके लिए यज्ञ कराओगे ताकि डायन भाग जाए, तो आप यगदत्त शर्मा, यज्ञ से यगदत्त शर्मा, डायन से हिडन और गिरी से आलमगिरीपुर। नेक्स्ट देखिए, सुतकांगडोर किस नदी के पास है, ये दक्षिण नदी के पास है और इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की थी। इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन याद रखिएगा आप इसको याद कर सकते हो। ओरेल में रेल आ रहा है, रेल रूट वर्ड आ रहा है, तो आप रेल में 10, इसमें 10 आ रहा है रूट वर्ड और इसमें डोर, तो आप कर सकते हो रेल में 10 डोर थे, तो डोर से बन जाएगा सुतकांग डोर, 10 से दशक बन जाएगा और रेल से ओरेल स्टाइन बन जाएगा।
नेक्स्ट देखिए बनमाली। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है और इसकी खोज रविंद्र सिंह ने 1974 में की थी। इसकी ट्रिक होगी माली। इसमें रूट वर्ड आ रहा है माली। तो माली रंग बिरंगे फूल बनाता है रविंद्र को देने के लिए। तो आप इस तरह याद कर सकते हो। माली से बनमाली, रंग बिरंगे फूलों से याद कर सकते हो रंगोई, और रविंद्र सिंह 1974 देने के लिए। नेक्स्ट धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के पास था। इसकी खोज जीपे जोशी ने 1967 से 68 तक। सुतकहा यह सादीकोर नदी के पास है। इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 में की थी। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसके मतलब सन वगैरह खोज करता सब इम्पोर्टेंट है। ये और ये वाला दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होगी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता यानी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा में संस्कृति थी। आर्य सभ्यता में किस अध्यक्ष को क्या कहा जाता था या क्या पद का नाम दिया जाता था, वो है यहाँ पर विशपति। विशपति किसे कहा जाता था? विश्व का प्रधान था जो, उसको विशपति कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को कहा जाता था राजन। जन के शासक को कहा जाता था रत्नी। सूत, रथकार या कमबंदी आदि अधिकारों पर अधिकार रखता था जो, उसे कहा जाता था पुरोहित। राजाधिकारी या सेना का प्रमुख सेनानी, उसको कहा जाता था सेना में, यहाँ पर सेना आएगा। पूरब द्रुपति को कहा जाता था स्पष्ट। जन गतिविधियों की देखभाल करने वाले को कहा जाता था वाजीपति। गोचर भूमि अधिकारी को कहा जाता था। और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाले को कहा जाता था। इसमें प्रमुख पशु गाय था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। गार्गी ने विवाद में किसे चुनौती दी थी, तो उसने याज्ञवल्क्य को दी थी। यह बहुत बार पूछा गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोम रस था वहाँ का पेय पदार्थ, यानी पीने के योग्य। आर्यों का प्रमुख 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। आर्य थे जो, वह 3 प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे वाशा, अधिवासा और उष्णी। और जो ये वस्त्र अंदर कपड़ों के अंदर पहनते थे उसको नीव कहते थे। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। हैशटैग नोट। भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए। ऋग्वेद कालीन नदियाँ देख लीजिए। ये ऋग्वेद कालीन जो नदियाँ थी उनके आधुनिक नाम है और ये प्राचीन नाम है। कुर्रम नदी को कुरुम्भ कहा गया। काबुल को कुंभा कहा गया। झेलम को वितिस्ता कहा गया। चिनाव को अस्किनी कहा गया। रावी को पुरुषनी कहा गया। सतलज को सुतदी कहा गया। व्यास को विपशा कहा गया। गंडक को सदानीरा कहा गया। घंघर को दर्शदर्ती कहा गया और गोमल को गोमती कहा गया। सतवा को सुवस्तु कहा गया। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद कालीन देवता कौन कौन प्रमुख थे, तो इंद्र देवता, यह युद्ध और वर्षा के देवता माने गए। अग्नि देवता, ये देव व मनुष्यों के बीच मध्यस्थता स्थापित करने वाले देवता माने गए। वरुण देवता को पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, विश्व, सत्य या दिन रात का प्रतीक माना गया। सोम को वनस्पति के देवता कहा गया। उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी माना गया। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। आविश्व को विपत्तियों को हरने वाला देवता माना गया।
पोषण को पशुओं का देवता माना गया। विष्णु को विश्व का सदा किया पालन करता, सृष्टि के रचयिता कहा गया। मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। और धो यह आकाश का देवता था जो सबसे प्राचीन था। तो सबसे प्राचीन कौन सा देवता था? धो का। आइए कुछ प्रमुख दर्शन देखिए यहाँ पर। चरवाक दर्शन चरवाक ने दिया था। पूर्वी मीमांसा दर्शन जैमिनी ने दिया था। उत्तरी मीमांसा दर्शन बद्ररायण ने दिया था। और विशेषिक दर्शन कनाद ने दिया था। और न्याय दर्शन गौतम ने दिया था। सत्य में जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। हैशटैग नोट देख लीजिए यहाँ पर। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन ने की थी। महाजनपदों का उदय हम बुक से देख लेंगे। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुनी निकाय से मिलती है। जैन धर्म में ये हमें भगवती सूत्र ग्रंथ में मिलते हैं। तो 16 महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र देख लेते हैं आज हम। अंग की राजधानी चंपा, यह किस क्षेत्र में था? यह बिहार में भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था। आप याद कर सकते हैं, चंपा के अंग अंग में दर्द है, इससे आप ये राजधानी अच्छे से याद कर लेंगे और आसानी से हो भी जाती है ट्रिक से। वैसे मगध की राजधानी है गिरिब्रज यानी राजगृह, यह पटना गया बिहार में ही था। काशी की राजधानी वाराणसी, यह वाराणसी के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य वत्स्य कहाँ की राजधानी है? कौशाम्बी राजधानी है वत्स्य की, और यह इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में है। वज्जी की राजधानी वैशाली, वेदेह और मिथिला